हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महामैराथन क्लास की। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एमसीक्यू चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 से हमारा बायोलॉजिकल एवेल्युएशन जैव विकास से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं उन सभी एमसीक्यूज का आज की इस मैराथन क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों। और अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइए साथियों। आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए अंतिम 10 दिनों की अगर रणनीति अगर आपको चाहिए कि हम 10 दिन में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं ना, इन पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको क्वेश्चन बैंक है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी 7877677460 पर साथियों। मध्य प्रदेश पीएनएसटी एएनएम जीएनएम 2024 को लेकर आखिरी रणनीति तैयार कर ली गई है। डीबी प्रो एजुकेशन के लिए मात्र 99 रुपए में क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो साथियों आपको क्या करना होगा, हेल्पलाइन नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, फिर आपको क्वेश्चन बैंक है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपके देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट कवर्ड होंगे। तो साथियों देरी किस बात की, अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिया तो जाकर ले लीजिए। आपका भाई आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन बैंक लेकर आया है। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ साथियों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, ओके। और चलिए फिर आपके क्वेश्चन बैंक के आज की जो रहने वाली है, आज की महत्वपूर्ण महामैराथन आज क्लास ले रहे हैं उस क्वेश्चन, आज की इस क्लास में आपके 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जैव विकास वाले चैप्टर से। तो देखिए, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों, बताओ। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम, अगर आप देखिए आपका अगर क्वेश्चन आता है तो साथियों क्वेश्चन बैंक में जो भी आपको क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से बता रहा हूँ महामैराथन क्लास में, ओके। तो आपको जिन क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, ओके, ठीक है, ताकि आपके अपने आप की प्रिपरेशन है वो इंप्रूव हो सके, अपने आप है वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है। क्वेश्चंस का आंसर लगाते चलिए और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी हमारी क्लास चल रही है, ठीक है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साथियों आपको पता होगा आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लगाइए, हर क्वेश्चन का आंसर आप मेरे से पहले लगाइए, ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है साथियों होमो सैपियंस। क्या है होमो सैपियंस, ये तो आपको सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार के एमसीक्यू पाने के लिए भाई हेल्पलाइन नंबर जो बताया आपको उन पर कांटेक्ट कर लेना भाई, ठीक है, व्हाट्सअप। पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसको माना जाता है, क्योंकि इससे क्या है क्लोरोफिल होता है, उसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युग्लिना को माना जाता है। किसको माना जाता है, युग्लिना को, युग्लिना को माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है क्लोरोफिल होता है। क्या होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है क्लोरोफिल, इसलिए इसको क्या माना जाता है पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपका स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, बताओ भाई किस कुल का सदस्य है मनुष्य। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, एथेरोपोइडी होगा, पोंगिडी हो गया, प्राइमेट्स तथा पोंगिडी हो गया, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी हो गया, इनमें से कोई नहीं। लगाओ भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर लगाओ, मेरे को पता है आप करेक्ट आंसर लगाएंगे, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहा है ना उनका राइट आंसर होगा भाई सी, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। प्राइमेट्स तथा होमिनिडी किस ऑर्डर का और किस कुल का सदस्य, होमिनिडी और प्राइमेट्स। कुल क्या है होमिनिडी और प्राइमेट्स क्या है ऑर्डर, ठीक है। ध्यान रखना मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य, प्राइमेट्स तथा होमिनिडी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं। जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान में, तलछटी चट्टान में, या फिर इनमें से सभी। किस में पाए जाते हैं जीवाश्म, लगाओ भाई राइट आंसर, किस में पाए जाते हैं, आपको पता होगा किस में पाए जाते हैं, लगाओ, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट सी लगा रहा है ना यहाँ पे उनका करेक्ट आंसर भाई, जो भी स्टूडेंट सी लगा रहा है उनका करेक्ट आंसर। देखिए जो स्टूडेंट्स नहीं लगा रहे हैं करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में तो लगाइए भाई, ठीक है, आंसर लगाइए ताकि हमें भी अच्छा लगे, अपने आप को भी इंप्रूव कीजिए, ओके। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपको ऐसे ही महामैराथन क्लास आपको रोज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी साथियों, ठीक है। तो जोड़ना ना भूलें, 2 बजे आपकी बायोलॉजी की क्लास है वो लाइव होती है, आपकी बायोलॉजी का सिलेबस पूरा कवर कराया जाएगा। तल छठी चट्टान, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, तल छठी चट्टानों में पाए जाते हैं।
ठीक है। और तलछटी जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म क्या होते हैं? जीवों के अवशेष। जीवों के अवशेष क्या होते हैं? जीवों के अवशेष होते हैं जो कि प्राचीन काल में जो जीव पाए जाते थे उनके अवशेष जो मिलते हैं, उनके अवशेष हैं। उन अवशेषों पे जो मिट्टी जम जाती है तो उससे क्या एक चट्टान बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तलछटी चट्टान बोलते हैं। ठीक है। तलछटी चट्टान मरने के बाद किसका जमाव हो जाता है? मिट्टी का जमाव होता है जीवों के ऊपर। ठीक है, जिसको हम तलहट बोलते हैं। और तलहट से क्या बन जाती है? चट्टान बन जाती है, जिसको तलछटी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। आबादी का प्रसरण निर्भर करता है, आबादी का प्रसारण है वो किस पे निर्भर करता है? बताओ भाई, आबादी का प्रसारण है वो किस पर निर्भर करता है? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाओ आप। क्या होगा? आगमन पर, बहिर्गमन पर, या फिर स्थानांतरण पर, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा बताओ। तो आबादी का प्रसारण यानी आबादी किससे बढ़ रही है? प्रसारण यानी प्रसारण आप जानते होंगे आबादी का बढ़ना। ठीक है, प्रसारण आबादी का बढ़ना या फिर वृद्धि हम बोल सकते हैं। तो प्रसारण किस पर निर्भर करता है? आगमन पर। भाई जब जीव आएंगे पृथ्वी पर तो प्रसारण होगा, आबादी का बढ़ाव होगा। बहिर्गमन, ठीक है, बहिर्गमन आप जानते होंगे बाहर जाना, बहिर्गमन यानी बाहर की तरफ जाना। ठीक है, स्थानांतरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये सभी क्या आबादी के प्रसारण है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? इन सभी में, इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आबादी का प्रसारण किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर। स्थानांतरण पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव जाएंगे तो दूसरे स्थान पर आबादी बढ़ेगी। बहिर्गमन पर, ठीक है, जब बाहर जाएंगे यहाँ से तो मान लीजिए दूसरे स्थान पर जाएंगे तो भी क्या है? आबादी बढ़ेगी। आगमन पर अगर जीव आएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर आएंगे, ठीक है, पृथ्वी पर आएंगे तो यहाँ पे भी आबादी बढ़ेगी, इसलिए डी करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, ये किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, पूर्वजता, जीवाश्मिकी, क्या कहलाता है? किसी जीव का विकासीय इतिहास, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? तो देखिए राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, विकासीय इतिहास। ठीक है, क्या पूछ रहा है? विकासीय इतिहास कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो इसको बोला जाता है जाति व्रत। क्या कहलाता है? जाति व्रत। जीव का विकासीय इतिहास यानी जीव का क्या, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उसका जो इतिहास था, ठीक है, जो जीव अभी विकसित हुए हैं, जो विकास हुआ है, उनका इतिहास यानी उनके पूर्वज कैसे थे, उसको क्या कहा जाता है? जाति व्रत। ठीक है, जाति व्रत यानी उनके पूर्वजों से, वंशों से वो जाति निकल के आई है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसकी स्टडी को फाइनोलॉजी कहा जाता है, जाति व्रत। साथियों ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। क्वेश्चन आपके लिए ऐसे बता रहा हूं जो कि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। फिलोसॉफी का जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी? फिलोसॉफी का जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? लामार्क ने, मेंडल ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने। फिलोसॉफी जूलॉजी का लगाओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाओ, क्या है करेक्ट आंसर? लैमार्क ने, मेंडल ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी ब्रिज ने, किसने लिखी थी? अब क्या पे राइट आंसर होगा फिलोसॉफी का जूलॉजी का। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहा है ना उनका करेक्ट आंसर है। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहा है ना भाई उनका करेक्ट आंसर है। क्या कर रहे हो यार, आंसर लगाओ। लामार्क, ठीक है, लामार्क या फिर इसको लैमार्क भी बोला जाता है, लैमार्क। ठीक है, तो लैमार्क ने कब लिखी थी? पुस्तक है, कब लिखी थी? 1809 में लिखी थी। डेट भी ध्यान रखना भाई, 1809 में फिलोसॉफी की जूलॉजी का पुस्तक लिखी थी लैमार्क ने, 1809 में। ठीक है, कब लिखी थी भाई? कब लिखी थी बताओ भाई? डार्विनियन सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, अपने विकास के बाद, जब लैमार्क का जो विकास सिद्धांत था उसके बाद क्या कौन सा सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत की थी? अपने विकास के बाद डार्विनियन सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत की, रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, डार्विनियन सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, डार्विनियन सिद्धांत की। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैमार्क के द्वारा की गई थी फिलोसॉफी का जूलॉजी का पुस्तक। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? बताओ भाई, कौन सी परिघटना है जो कि जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है? जो डार्विन की धारणा थी उसको सहयोग देती है, सपोर्ट करती है। कौन सी परिघटना थी? पारिजीनी जंतुओं का विकास, क्लोनिंग द्वारा डॉली भेड़ का उत्पादन, कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न करना, अंग स्थानांतरण के लिए स्टेम कोशिका अंग से विकास। कौन सी परिघटना थी जो कि जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की धारणा को सहयोग देती है, यानी डार्विन की धारणा को सहयोग देती है, उसके सिद्धांत को
सहयोग देती है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कीटों में क्या है, कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न करने की जो धारणा थी वो डार्विन की धारणा को सहयोग देती है। कीटों में कौन सी, ठीक है, तो कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न करना, यह जो धारणा थी डार्विन की सहयोग करती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हेकल का बायोजेनेटिक नियम है, हेकल का बायोजेनेटिक नियम कौन सा है बताओ। ओमनिस बाइमम ए बाइमम, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ऑन्टोजोनी रिपीट्स फाइनोलॉजी, फाइनोलॉजी रिपीट्स ऑन्टोजेनी। तो ऑन्टोजेनी का आप मतलब जानते हो, तो एंटोजेनी का मतलब क्या होता है, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एक व्यक्तिव्रत जनन। ठीक है, क्या होता है, व्यक्तिव्रत जनन होता है, इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्तिव्रत जनन होता है। राइट आंसर आपका ऑन्टोजोनी का होता है, मतलब जो होता है व्यक्तिव्रत जनन। लेकिन ऑन्टोजोनी रिपीट्स फाइनोलॉजी, ऑन्टोजोनी यानी व्यक्तिव्रत जनन है, इसे क्या रिपीट कर रहा है, फाइनोलॉजी। ठीक है, फाइनोलॉजी का मतलब होता है वंश वृक्ष जनन। ठीक है, वंश वृक्ष जनन, वंश वृक्ष जनन। ठीक है, वंश वृक्ष जनन। तो ऑन्टोजोनी रिपीट्स फाइनोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा करेक्ट, क्योंकि जो व्यक्तिव्रत जनन है वो किसको रिपीट कर रहा है, वंश वृक्ष जनन को दोहराता है, इसलिए ऑन्टोजोनी रिपीट्स फाइनोलॉजी इज करेक्ट आंसर होगा। हेकल का बायोजेनेटिक नियम, हेकल का जो बायोजेनेटिक नियम था वो क्या था, ऑन्टोजोनी रिपीट्स फाइनोलॉजी यानी व्यक्तिव्रत जनन है वो किसको रिपीट कर रहा है, वंश वृक्ष जनन को रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक क्या है, लामार्क, डार्विन, फिशर, मॉर्गन, क्या है प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक। तो साथियों प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक क्या है, कौन सा है बताओ। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक, जो भी स्टूडेंट बी लगा रहा है ना, करेक्ट आंसर है भाई बी, डार्विन है। डार्विन है, इन्होंने कब किया था, 1959 में, 1959 में, कब 1959 में प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था। 1959 में प्राकृतिक चुनाव के द्वारा, प्राकृतिक चयन के द्वारा जो विकास का सिद्धांत था उसको दुनिया के सामने रखा था। ठीक है, तो उसका प्रवर्तक कौन है, डार्विन। ठीक है, ध्यान रखना कौन से सिद्धांत को, इसने प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास के सिद्धांत को दुनिया के सामने रखा था 1959 में। अगला क्वेश्चन देखिए, किन प्रमाणों से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट है। चिंपैंजी तो जानते होंगे भाई, चिंपैंजी के अधिक निकट है। चिंपैंजी जो कि मनुष्य के समान होते थे, अब तो विलुप्त हो चुके हैं, तो चिंपैंजी के निकट है। किन किन प्रमाणों से यह साबित होता था बताओ, किन प्रमाणों से यह साबित होता था बताओ भाई। लिंग गुणसूत्रों के डीएनए से, गुणसूत्रों की एकारिकी से, जीवाश्म अवशेष से, ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से, किससे होता था। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी, डी करेक्ट आंसर होगा, ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से। अब आपको पता है ऑटोसोम्स कौन सा होता है, ऑटोसोम्स जो हमारे 23 पेयर पाए जाते हैं गुणसूत्रों के, यानी टोटल कितने होते हैं 23 पेयर होते हैं, उनमें से 22 पेयर तो होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स के, लेकिन एक पेयर होता है वो किसका होता है, लास्ट का जो पेयर होता है, यानी 2 गुणसूत्र होते हैं लास्ट के, उनको बोला जाता है हेट्रोसोम। ठीक है, तो हेट्रोसोम के जो डीएनए थे, ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम के डीएनए से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपैंजी के अधिक निकट थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे। तो डायनासोर है वो पैलियोजोइक, प्रीकैम्बियन, सीनोजोइड या फिर मेसोजोइक। करेक्ट आंसर क्या होगा, डायनासोर थे वो विलुप्त हो चुके हैं, वो किस युग के दौरान उपस्थित थे। तो किस युग के दौरान उपस्थित थे, वो मेसोजोइक युग के दौरान उपस्थित थे। कौन सा युग, मेसोजोइक युग के दौरान वो उपस्थित थे, जिसको हिंदी में जुरासिक काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जुरासिक काल बोला जाता है, हिंदी में इसको जुरासिक काल बोला जाता है। मेसोजोइक युग के दौरान उपस्थित थे, जिसको जुरासिक काल बोला जाता है, जो कब था 201 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व। कब, 201 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व का जो काल था उसको जुरासिक काल बोला जाता है। ठीक है, मिलियन वर्ष पूर्व का जो काल था उसको जुरासिक काल या फिर मेसोजोइक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो पैलियोजोइक आपको दिख रहा है ना, पैलियोजोइक क्या है, ये जलीय जीव जो मछली उभयचर हैं उनके काल को बोला जाता है पैलियोजोइक काल, जलीय जीव मछली उभयचर आते हैं। ठीक है, और जिसमें अगर सीनोजोइक है ना, ये सीनोजोइक किसको बोला जाता है, सीनोजोइक स्तनधारी जीव की स्टडी को बोला जाता है, स्तनधारी, स्तनधारी। ठीक है, स्तनधारी जीव की स्टडी को। राइट आंसर आपका सीनोजोइक अगर पूछ लिया जाए तो स्तनधारी जीव, पैलियोजोइक पूछ लिया जाए तो जलीय जीव। ठीक है, जैसे मछली हो गया, उभयचर हो गए।
अब अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा? मिलर एवं फॉक्स, ऑपेरिन एवं हेल्डेन, मिलर एवं वॉटसन एवं मेल्विन, किसके द्वारा बतलाया गया है? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत था। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? राइट आंसर लगाओ भाई कमेंट बॉक्स में। देख, जो भी स्टूडेंट्स ये ऐसी ही एमसीक्यूज के क्वेश्चन बैंक लेना चाहता है, अंतिम 10 दिनों में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो भाई 7877767740 पे व्हाट्सअप मैसेज करके क्वेश्चन बैंक के वो प्राप्त कर लेना साथियों। ओके, तो मिलर एवं फॉक्स आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑपेरिन एवं हेल्डेन। क्या होगा? ऑपेरिन एवं हेल्डेन। तो ऑपेरिन कहाँ का था? ऑपेरिन एक साइंटिस्ट था, ऑपेरिन रूस का साइंटिस्ट था। कहाँ का ऑपेरिन था? वो रूस का साइंटिस्ट था। कहाँ का साइंटिस्ट था? रूस का साथी। ऑपेरिन रूस का था और हेल्डेन है ये इंग्लैंड का था। कहाँ का? हेल्डेन है वो इंग्लैंड का साइंटिस्ट रहा, जिन्होंने क्या जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? जीवन के रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया था। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14। आप निम्नलिखित में से संयोजन कड़ी है। संयोजन कड़ी कौन सी है भाई? उपर्युक्त सभी ही संयोजन कड़ी है। उपर्युक्त सभी ही क्या है? संयोजन कड़ी है। संयोजन कड़ी है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति क्या है? एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति थी वो कैसी थी? एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है। इन्होंने क्या बताया था? ऑपेरिन और हेल्डेन ने जो बताया था वो क्या बताया था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक धीमी रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन कड़ी है। संयोजन कड़ी सभी हैं। अब लेकिन एकिडिना है, ये किसकी संयोजन कड़ी है? जो एकिडिना है वो किसकी संयोजन कड़ी है भाई? एकिडिना सरीसृप और स्तनधारी की संयोजन कड़ी है। किसकी? सरीसृप और स्तनधारी की संयोजन कड़ी है। सरीसृप और स्तनधारी की संयोजन कड़ी है। और अगर ये देखा जाए कि पेरिपेट्स, तो पेरिपेट्स किसकी? एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा की। पेरिपेट्स किसकी? एनिलिडा तथा ऑर्थोपोडा की। एनिलिडा तथा ऑर्थोपोडा की क्या है? एक संयोजन कड़ी है। अगर प्रोटोपैटेरस देखा जाए तो ये किसकी संयोजन कड़ी है? ये मछली एवं उभयचर की संयोजन कड़ी है। किसकी? मछली एवं उभयचर की। मछली एवं उभयचर की क्या है? संयोजन कड़ी है प्रोटोपटेरस। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक संयोजन कड़ी है जो कि जोड़ने का कार्य करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको और बताऊं, जैसे सरीसृप और पक्षियों की संयोजन कड़ी क्या है? ऑर्कियोप्टेरिस। ये भी इंपॉर्टेंट है। सरीसृप, ठीक है, सरीसृप और पक्षियों के, ठीक है, सरीसृपों और पक्षियों की संयोजन कड़ी क्या है? पक्षियों की संयोजन कड़ी है। संयोजन कड़ी वो क्या है? ऑर्कियोप्टेरिस। क्या है? ऑर्कियोप्टेरिस। ध्यान रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्कियोप्टेरिस। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑर्कियोप्टेरिस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग हैं कौन कौन से? कर्ण पेशियाँ, उदर पेशियाँ, खोपड़ी की पेशियाँ, फिर इनमें से सभी। आपका राइट आंसर लगाओ भाई, क्या होगा? मेरे को पता है आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लगाएंगे। ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं भाई, लगाओ, मेरे को पता है करेक्ट आंसर लगाएंगे। पेशियाँ, हड्डियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से सभी जो पेशियाँ हैं तो वो क्या है? अवशेषी अंग है। ठीक है, हड्डियाँ अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं, चाहे वो कान की हो, चाहे उदर की हो, चाहे खोपड़ी की हो। ठीक है, ये क्या अवशेषी अंग है? तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मीसोजोइक युग है। मीसोजोइक युग किसका है? मत्स्यों का, उभयचरों का, सरीसृपों का, या फिर ट्राइलोबाइट्स का? किसका है? तो मीसोजोइक जो युग है साथियों, मैंने आपको अभी बताया है, सरीसृपों का युग है, उसको मीसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेसोजोइक। ठीक है, मेसोजोइक के नाम से जाना जाता है। सरीसृपों का जो युग है किस नाम से जाना जाता है? मेसोजोइक युग के नाम से जाना जाता है, जिसको जुरासिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, जुरासिक काल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुरासिक काल। जुरासिक काल, ठीक है, जुरासिक काल के नाम से भी जाना जाता है मीसोजोइक युग को। तो राइट आंसर सरीसृपों का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बॉर्नबियर के द्वारा, डार्विन द्वारा, हैकल द्वारा, या फिर अरस्तु के द्वारा? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया पुनरावृत्ति का सिद्धांत? तो पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है वो साथियों ऑप्शन नंबर सी, हैकल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ओके,
तो जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है वो हैकल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हैकल के द्वारा दिया गया था पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए। प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम जो स्थलीय पौधे थे वो किस युग में प्रकट हुए थे, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन या फिर डेवोनियम, कैम्ब्रियन, किस युग में बताओ प्रकट हुए थे, किस युग में प्रकट हुए थे। प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए, राइट आंसर लगाओ, बताओ भाई। प्रथम कशेरुकीय पौधे, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 18वें क्वेश्चन में होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवोनियम युग में। कौन से युग में, डेवोनियम युग में। ठीक है, डेवोनियम युग में हुए थे। राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डेवोनियम युग में। तो देखिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, लेडर वर्क का प्रयोग किससे संबंधित था, लेडर वर्क का जो प्रयोग था वो किससे संबंधित था, तो लेडर वर्क ने जो प्रयोग किए थे वो अनुकूलन से संबंधित थे। लेडर वर्क के जो प्रयोग थे वो अनुकूलन से संबंधित थे। उनका प्रयोग क्या, जैसे भी कोई भी पात्र ले लिया, कोई भी पात्र ले लिया, उसमें जीवाणु विषाणु पटक दिया, लेकिन उसमें उनको खाने के लिए कुछ डाल दिया। ठीक है, यानी कि इनका अनुकूल है वो कुछ अलग है। दूसरा पात्र लिया, उसमें मान लीजिए पेनिसिलिन डाल दी, पेनिसिलिन में कुछ जीवाणु डाल दिए, तो पेनिसिलिन से जो रेजिस्टेंट जीवाणु थे वो जीवित रह गए, बाकी जीवाणु मर गए। यानी कि उन्होंने क्या देखा कि अनुकूल के अकॉर्डिंग जीव है वो जीवित रहते हैं। तो लेडर वर्क का जो प्रयोग था तो उन्होंने किसके अनुकूल के ऊपर प्रयोग किए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, अनुत्तरिक है, बर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स है, निमेसिक पटल, आंख की पर्याप्तता। कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, राइट आंसर लगाओ। कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, अनुत्तरिक हो गया, बर्मीफोर्ड, अपेंडिक्स, निमेसिक पटल। तो देखिए ये आंसर है, इस चीज़ को ना आप थोड़ा छोड़िए क्योंकि इसमें राइट आंसर है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। इसमें राइट आंसर दे रखा है बर्मीफोर्ड, अपेंडिक्स, बट अपेंडिक्स तो एक अवशेषी अंग का उदाहरण होता है। बर्मीफोर्ड अपेंडिक्स से वो क्या है, अब किसका उदाहरण होता है, अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स से वो अवशेषी अंग का उदाहरण होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज देख लीजिए, आपके मध्य प्रदेश पीएनएसटी एएनएम 2024 के एग्जाम के लिए डीवी प्रो एजुकेशन ने आखिरी रणनीति तैयार कर ली है। तो आपको क्वेश्चन बैंक अगर लेनी है आखिरी 10 दिनों में, अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर 7877 67 74 60 8787767746 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ओके, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है, कौन सी संरचना समजातीय यानी समान जाति की नहीं है। व्हेल, चमगादड़, चीता, मानव के अग्रपाद की अस्थियां बिल्कुल समान जाति की है। ठीक है, समजातीय संरचना नहीं है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, समजातीय संरचना नहीं है। तो ये तो क्या समजातीय संरचना है, बोगलबलिया, क्यूटिका के कांटे एवं प्रताने, ये भी क्या है, ये भी समजातीय संरचना। कशेरुकीय हृदय एवं मस्तिष्क, ये भी क्या है, समान जातीय संरचना। तो पेंगुइन एवं डॉल्फिन के जो बक्ष हैं ये क्या समान जाति के नहीं है, पेंगुइन एवं डॉल्फिन के बक्ष हैं ये क्या समान जाति के नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे नहीं है सर, तो जो पेंगुइन है वो क्या है, पेंगुइन और डॉल्फिन के बक्ष है, बक्ष किसको बोलते हैं, पथ। ठीक है, तो ये क्या है, कार्य होता है वो क्या समान होता है पेंगुइन एवं डॉल्फिन का। ठीक है, ये कैसे समजातीय संरचना नहीं है, क्योंकि इनका कार्य वो समान होता है लेकिन उत्पत्ति है पेंगुइन और डॉल्फिन की वो भिन्न है। दोनों काम एक ही करते हैं, कार्य क्या करते हैं, तैरना, लेकिन इनकी उत्पत्ति है वो भिन्न है और कार्य समान है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, समजातीय संरचना नहीं है, असमजातीय संरचना है, जिसको संप्रति अंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संप्रति अंग भी बोला जाता है, संप्रति अंग। ठीक है, संप्रति अंग किसको बोलेंगे, जिसकी उत्पत्ति समान हो लेकिन कार्य समान हो लेकिन उत्पत्ति भिन्न हो, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पक्षियों एवं कीटों के पंख है, पक्षियों एवं कीटों के पंख क्या है, बताओ भाई कैसे हैं। अभी आपको क्वेश्चन बताया भाई, असमजात अंग है, कैसे अंग है, असमजात अंग है, क्योंकि देखिए उनकी उत्पत्ति तो समान नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति समान नहीं लेकिन कार्य क्या है उनके सामान्य है, उड़ना। कीटों का एवं पक्षियों के कार्य समान है बट उनकी उत्पत्ति है वो क्या है, भिन्न है। ठीक है, तो ये क्या है, असमजात अंग है, इनको संप्रति अंग भी बोला जाता है। ठीक है, संप्रति अंग जो असमजात अंग होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23 क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास में, ये बताओ एक बार, क्लास कैसी चल रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कैसी लगी क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है।
कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? नव लामार्किज्म, नव डार्विनिज्म या फिर संश्लेषणात्मक सिद्धांत डार्विनिज्म? कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? कौन सा सिद्धांत है? लगाओ भाई, राइट आंसर लगाओ 23वें में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो जो संश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये क्या सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है? तो विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। जीन आवृत्ति यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास एवोल्यूशन जो हो रहा है, एवोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, तो जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। यानी जीन जेनेटिक जो चेंजेस आते हैं उनमें जो परिवर्तन आते हैं उनका कारण मानता है विकास एवोल्यूशन। ठीक है, विकास एवोल्यूशन यानी पहले अलग प्रजाति या पहले प्रेजेंट थी प्राचीन काल में। ठीक है, वही प्रजातियों में अब जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जीन आवृत्ति के परिवर्तन के कारण ही क्या है, विकास हो रहा है, एवोल्यूशन। तो ये क्या है, संश्लेषणात्मक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत था? संश्लेषणात्मक सिद्धांत को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अगला आपके सामने एक समष्टि आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या कहलाती है। एक समष्टि या फिर आबादी में लाए जाने वाले जीन की कुल संख्या क्या कहलाती है? जीनोटाइप, जीनोमिक, जीन पूल या फिर कैरियोटाइप क्या कहलाती है? राइट आंसर आपका 24 में करेक्ट आंसर लगाओ भाई, जीन कोष कहलाती है। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर जीन कोष कहलाती है, तो भाई जीन कोष या फिर जीन पूल बात एक ही। ठीक है, आप जीन पूल कहो या फिर जीन कोष कहो, बात एक ही है। जीन कोष या फिर जीन पूल, ठीक है, बात एक ही है। जीन पूल भी हम कह सकते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, जीन कोष भी बोला जाता है। तो एक समष्टि या फिर आबादी में लाए जाने वाले जीव की कुल संख्या क्या कहलाती है? जीन की कुल संख्या कहलाती है जीन पूल। ठीक है, एक समष्टि या फिर आबादी में लाए जाने वाले जीन की संख्या क्या कहलाती है? जीन कोष या फिर जीन पूल कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फैविज्म कहलाता है? फैविज्म किसको बोला जाता है? फैविज्म बोला जाता है, देखिए किसको बोला जाता है, G6। किसको बोला जाता है? G6PD। ठीक है, G6PD यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को। ठीक है, तो किसकी कमी है? फैविज्म क्या कहलाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी को फैविज्म कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी को क्या कहते हैं? फैविज्म कहते हैं। फैविज्म के नाम से जाना जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी को। अब क्यों बोला जाता है? क्योंकि इससे क्या है, फवा बीन्स के सीड से वो काम में लिए जाते हैं। देखिए ये क्या होता है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD की कमी हो जाती है तो क्या एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया कैसे हो जाता है? आरबीसी है वो टूटने लगती है, आरबीसी का क्या हो जाता है, हिमोलिसिस हो जाता है। आरबीसीज है हमारे ब्लड में, तो उनका क्या है, हिमोलिसिस हो जाता है, टूटने लगती है। अब जब वो टूटने लगती हैं तो क्या फवा बीन्स के जो सीड्स आते हैं, बीन्स में से होता है सीड्स, जो फवा के जो सीड्स आते हैं वो काम में लिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फैविज्म की बीमारी इसको बोला जाता है। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी हो जाती है तो फवा बीन्स को खाया जाता है इसकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है फैविज्म के केस को कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी। अब G6PD की अगर कमी होती है तो क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, आरबीसी का हिमोलिसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया है। नियो डार्विनिज्म के द्वारा जो डार्विनिज्म का जो सिद्धांत था उसमें परिवर्तन किया गया। कौन सा मुख्य परिवर्तन किया गया? अब नया जो डार्विनिज्म का जो सिद्धांत था, तो पुराने जो डार्विनिज्म के सिद्धांत में क्या परिवर्तन किया? पुराना डार्विनिज्म का सिद्धांत क्या कहता था कि परिवर्तन होते हैं जीवों में, वो क्या है, धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, परिवर्तन होते हैं वो क्या है, जीवों में परिवर्तन होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं। कैसे होते हैं? धीरे धीरे। लेकिन जो नया जो डार्विनवाद का जो सिद्धांत दिया था, नियो डार्विनिज्म, उसमें क्या कहा था, जो जीवों में परिवर्तन है वो बहुत जल्दी होते हैं। जीवों में परिवर्तन कैसे होते हैं? तेजी से होते हैं। कैसे होते हैं? तेजी से जीवों में परिवर्तन होते हैं। ये नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में परिवर्तन किया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर देखते हैं, विभिन्नता के उद्गम में। बिल्कुल, विभिन्नता के उद्गम में। भाई जब जीवों में परिवर्तन हो रहा है तो जो विभिन्नता आ रही है, परिवर्तन होगा तो विभिन्नता आएगी। तो विभिन्नता के उद्गम में जो परिवर्तन हो रहा है वो सिद्धांत मुख्य परिवर्तन किया गया। ठीक है, डार्विनिज्म के सिद्धांत में, नियो डार्विनिज्म द्वारा सिद्धांत में जो परिवर्तन किया गया वो क्या है? विभिन्नता के उद्गम में परिवर्तन किया गया। तो इसलिए 26वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जब भाई जीवों में परिवर्तन हो रहा है तो विभिन्नता में परिवर्तन होगा, उद्गम में परिवर्तन होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है। जैव विकास की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, जैव विकास की यहाँ पे बात हो रही है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन की। तो किससे स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, जीवाश्म से, अवशेषीय अंग, भ्रूण से, एकारिकी से। लगाओ भाई इसका तो राइट आंसर लगाओ भाई, जब भी स्टूडेंट्स राइट आंसर लगाते चलिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म होगा। जीवाश्म किसको कहा जाता है जानते होंगे, पूर्व में उपस्थित जीवों की जो चट्टानों से प्राप्त अवशेष होते हैं, जो पूर्व में जो प्राचीन काल में जो जीव उपस्थित थे उन पर मिट्टी जम गई, चट्टान बन गई, ठीक है, चट्टान बन गई, तो उनसे जो प्राप्त अवशेष हैं, ठीक है, अवशेष यानी जो उनके अवशेष हैं उनको जो प्राप्त होते हैं उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। तो जो प्राचीन काल के जो जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण होता है, जैव विकास बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, वो किससे होता है, जीवाश्म से होता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीवाश्म। अवशेषी अंग होते हैं लेकिन अवशेषी अंग से ज़्यादा करेक्ट आंसर निकल रहा है यहाँ पे जीवाश्म। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है, तो अवशेषी अंगों के द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण वो प्राप्त होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, जीवाश्म से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विकास किसको बोलते हैं, जीवों में क्रमिक जो परिवर्तन से जो नई जातियों का विकास होता है उसको जैव विकास बोला जाता है। जीवों में क्रमिक परिवर्तन से नई जातियों का विकास। अगला क्वेश्चन है, हार्डी वैन वर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में। तो जो हार्डी वैन वर्ग है उसको किसकी अनुपस्थिति में लागू किया जा सकता है, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, पुनर्संयोजन, इन सभी की अनुपस्थिति में हार्डी वैन वर्ग को किसकी अनुपस्थिति में लागू किया जा सकता है। तो हार्डी वैन वर्ग को लागू करेंगे तो उन सभी की अनुपस्थिति में लागू करेंगे भाई, ठीक है। जब पुनर्संयोजन नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इन सभी की जब अनुपस्थिति होगी तब हार्डी वैन वर्ग को लागू किया जा सकता है। हार्डी वैन वर्ग का सिद्धांत है उसको लागू किया जा सकता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साथियों, ठीक है। इन सभी की अनुपस्थिति में हार्डी वैन वर्ग को लागू किया जा सकता है। देयर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की उनको क्या कहा जाता है भाई। गुफाओं में चित्रकारी की थी, गुफाओं में नई भाई क्या बनाए थे, पेंटिंग की थी गुफाओं में चित्रकारी। बताओ, गुफाओं में जो पेंटिंग की थी पूर्वजों ने उनको क्या कहा जाता है, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नॉन मानव, जावा कपी मानव या फिर पेंटिंग मानव कहा जाता है। राइट आंसर आप यहाँ पे लगा रहे होंगे, मैं बहुत से स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगा रहे हैं, क्रोमैग्नॉन मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमैग्नॉन मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमैग्नॉन मानव। मानव के जो पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी उनको क्रोमैग्नॉन मानव कहा जाता है। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की थी उनको क्या कहा जाता है, क्रोमैग्नॉन मानव कहा जाता है, जिन्होंने गुफाओं के जो पत्थर थे उन पर पेंटिंग की थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, योग्यता की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। योग्यता की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। योग्यता की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा, लेमार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा, बिजमैन के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा, किसके द्वारा योग्यता की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, योग्यता की उत्तरजीविता विचार। योग्यता की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, डार्विन के द्वारा, ठीक है। तो इसकी एक पुस्तक भी थी, ठीक है, इसकी पुस्तक कौन सी थी, डार्विन की, डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। कौन सी पुस्तक थी, डार्विन की पुस्तक भी आ सकती है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसकी पुस्तक थी, ठीक है। कौन सी पुस्तक थी डार्विन की, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो योग्यता की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, डार्विन के द्वारा। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डार्विन ने पहली बार अपनी पुस्तक कौन सी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। मानव के विकास की जो पुस्तक थी वो डार्विन के द्वारा, पहली पुस्तक कौन सी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक कपाल क्षमता होती है, सर्वाधिक कपाल क्षमता किसमें होती है भाई, सर्वाधिक कपाल क्षमता किसमें होती है, सर्वाधिक कपाल क्षमता किसमें होती है, लगाओ राइट आंसर। सर्वाधिक कपाल क्षमता ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्नॉन मानव को, ठीक है। क्रोमैग्नॉन मानव की किसकी होती है, क्रोमैग्नॉन मानव की होती है। क्रोमैग्नॉन जो मानव थे उनकी सर्वाधिक कपाल क्षमता होती थी,
कैसी सर्वाधिक कपाल क्षमता होती थी क्रोमैग्नोन मानव की। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्रोमैग्नोन जो मानव थे उनकी सर्वाधिक कपाल क्षमता होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था भाई? डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? डार्विन ने किस जहाज पर? HMS ईगल या फिर HMS बिगल या फिर टाइटैनिक डिमेट्रिका। तो डार्विन ने जिस जहाज पर भ्रमण किया था वो किस जहाज पर किया था? HMS बिगल जहाज पर भ्रमण किया था। जब डार्विन को देखिए, डार्विन को कब आया था ये निमंत्रण? डार्विन को 1831 में। कब? डार्विन को 1831 में एक निमंत्रण आया था अचानक से, ठीक है। 1831 में आश्चर्यजनक निमंत्रण मिला कि किसका निमंत्रण मिला? बिगल ने अमेरिका के तट का सर्वेक्षण किया। क्या किया था? क्या किया था? बिगल जो जहाज था जिसका नाम है HMS बिगल, तो इन्होंने क्या किया था? अमेरिका के तट का सर्वेक्षण किया था, ठीक है। इनका अमेरिका का जो तट था उसका सर्वे किया था। तो जिसमें क्या है, डार्विन को महाद्वीपों की और, ठीक है, महाद्वीपों और गैलापागोस सहित द्वीपों का पता लगाने की क्या मिली? आज़ादी मिली थी डार्विन को, ठीक है। डार्विन को महाद्वीपों और गैलापागोस थे उन सभी द्वीपों की क्या पता लगाने की आज़ादी मिली थी इस जहाज पे जब भ्रमण किया था 1831 में निमंत्रण मिला था। राइट आंसर कौन सा जहाज था? HMS बिगल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं को एसरबेट नाम दिया? को एसरबेट जानते हो क्या? को एसरबेट नाम दिया। देखिए भाई, जीवन की उत्पत्ति हुई है प्राचीन काल में, जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्राचीन, सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी, वो कैसे हुई थी? पहले तो परमाणु आया, परमाणु से क्या बना? अणु। अणु के बाद में क्या मिला? अणु के बाद में क्या मिले? सरल कार्बनिक यौगिक। सरल कार्बनिक यौगिक, सरल कार्बनिक यौगिक से फिर बने जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल कार्बनिक यौगिक बने थे। और जटिल कार्बनिक यौगिक से क्या बना? जटिल कार्बनिक यौगिक से बना प्रीबायोटिक, ठीक है। क्या बने थे? प्रीबायोटिक। इससे बने थे प्रीबायोटिक। क्या बने थे? प्रीबायोटिक बने थे जटिल कार्बनिक यौगिकों से। अब प्रीबायोटिक जो शब्द दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? प्रीबायोटिक जो शब्द दिया गया था वो दिया गया था हेल्डेन के द्वारा, ठीक है। प्रीबायोटिक जो शब्द दिया गया था वो JBS हेल्डेन के द्वारा दिया गया था। प्रीबायोटिक जो शब्द दिया गया था वो JBS हेल्डेन के द्वारा दिया गया था। लेकिन इनको पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रीबायोटिक को कोएवरेस्ट नाम किसने दिया? प्रीबायोटिक नाम दिया था वो तो JBS हेल्डेन ने दिया, लेकिन इसको कोएवरेस्ट किसने कहा? कोएसरवेट। कोएसरवेट किसने कहा? वो कहा था ओपेरिन ने, AI ओपेरिन ने कहा था। आपको क्वेश्चन आ जाए प्रीबायोटिक नाम किसने दिया, तो हेल्डेन ने, लेकिन इनको कोएसरवेट किसने कहा? AI ओपेरिन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे नाम की पूछता तो आप किस क्या देते? राइट आंसर देते JBS हेल्डेन। इसको करेक्ट कर लेना भाई, इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है। प्रीबायोटिक नाम दिया था हेल्डेन ने। अगर कोएसरवेट के यहाँ पे पूछ रहा है कोएसरवेट की, तो वो किसने कहा था? ओपेरिन ने। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों, ठीक है। इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कीट एवं पक्षी पंख दिखाते हैं, कैसे होते हैं? कीट एवं पक्षी पंख दिखाते हैं, वो कैसे? समांतर उद्विकास, अभिसारी, अपसारी, सहजैव विकास। कैसे दिखाते हैं? कीट में पक्षी पंख दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं? अभिसारी उद्विकास। अभिसारी उद्विकास मैंने आपको बताया था, कीट में पक्षियों की उत्पत्ति है वो भिन्न है, लेकिन इनके कार्य क्या है? समान है, उड़ने का कार्य करते हैं कीट और पक्षी, ठीक है। तो ये क्या है? अभिसारी उद्विकास दिखाते हैं, जिनको हम संवृत्ति अंग भी बोलते हैं, ठीक है। संवृत्ति, ठीक है। अभिसारी उद्विकास, अभिसारी उद्विकास मतलब इनकी उत्पत्ति भिन्न है और कार्य समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी वातावरण उपस्थित था। पूर्व वातावरण में उपस्थित था। देखिए पूर्व वातावरण में मीथेन भी पाई जाती थी, मीथेन गैस। जल में हाइड्रोजन गैस उपस्थित थी, ठीक है। जल में हाइड्रोजन पाई जाती थी, अमोनिया भी पाई जाती थी, ठीक है। नाइट्रोजन भी पाई जाती थी, नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर पूर्व वातावरण में उपस्थित था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी क्या पूर्व वातावरण में उपस्थित थे। नाइट्रोजन भी थी, हाइड्रोजन भी थी, ठीक है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया भी थी, मीथेन भी थी, तो ये सभी पूर्व में उपस्थित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। बिल्कुल भाई, डार्विन के द्वारा, तो अभी बताया है मैंने आपको, डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन सर बोल दोगे सर आंसर सी करेक्ट। लेकिन यहाँ पे ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो लिखी गई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ।
ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो पुस्तक थी वो ओपेरन और हेल्डेन के द्वारा लिखी गई थी। डॉर्विन के द्वारा भी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक लिखी गई थी। तो इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी थी तीनों ने, ठीक है। ओपेरन और हेल्डेन ने दोनों ने क्या किया था, दोनों ने जीवन की उत्पत्ति की, पृथ्वी पर जीवन के विकास की खोज की थी, पुस्तक लिखी थी ओरिजिन ऑफ द, कौन सी, ओरिजिन ऑफ द लाइफ। लेकिन यही पुस्तक दूसरी लिखी थी डॉर्विन के द्वारा, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो इन सभी ने क्या है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर करेक्ट कर लेना भाई। ओपेरन और हेल्डेन के द्वारा जो पुस्तक दी गई थी ओरिजिन ऑफ द लाइफ, और डॉर्विन के द्वारा दी गई थी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी के द्वारा। करेक्शन कर लेना भाई इसमें, ठीक है। सबसे प्रारंभिक जीव थे, सबसे प्रारंभिक जीव कौन से थे, रसायन स्वयंपोषी, रसायन विषमपोषी, प्रकाश स्वयंपोषी या फिर स्वतः उत्पन्न होने वाले सबसे प्रारंभिक जीव थे। कैसे थे सबसे प्रारंभिक जीव, रसायन स्वयंपोषी थे, विषमपोषी थे। भाई स्वयंपोषी यानी खुद का खाना खुद बनाते थे क्या सबसे प्रारंभिक जीव, नहीं, सबसे प्रारंभिक जीव खुद का खाना खुद नहीं बनाते थे। तो वो क्या है, स्वयंपोषी तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो राइट आंसर तो होने वाला है विषमपोषी। विषमपोषी आपका राइट आंसर होने वाला है। बट रसायन कौन सा है, रसायन विषमपोषी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 में, क्योंकि ये पहले जो जीव उपस्थित थे, पहले जो जीव उपस्थित थे पृथ्वी पर, तो ये क्या आदि कोशिका से, ठीक है, तो क्या आदि कोशिका से बने हुए थे, आदि कोशिका से, जो कि प्रोकैरियोटिक जीवाणु थे, प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। पृथ्वी पर जो प्रारंभिक जीव थे वो आदि कोशिका से बने थे। कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे, जीवाणु थे, ठीक है। जो कि क्या है, रसायन संश्लेषी विषमपोषी थे। कैसे थे, रसायन संश्लेषी विषमपोषी थे। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन विषमपोषी संश्लेषी थे सबसे प्रारंभिक जीव जो कि खुद का खाना खुद नहीं बनाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सीरीज खत्म होने पर बात जा रही है। अभी जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, एक बार भाई सेशन को लाइक करके शेयर कर देना। मेरे प्यारे बच्चे जितने भी देख रहे हैं भाई, प्यारे बच्चों सेशन को एक बार लाइक करके शेयर कर देना भाई, ठीक है। बहुत अमेजिंग क्लास आपकी। निम्नलिखित में से कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है किसको, समरूप एवं अवशेषी अंगों को, समजात अंगों को, समजात एवं समरूप अंगों को, समजात एवं अवशेषी अंगों को, किसको मिलता है। तो देखिए जैव विकास किसको बोलते हैं, जीव एक नई पीढ़ी के रूप में जीव को, विकसित लक्षण, ठीक है, नई पीढ़ी के जीव में विकसित लक्षण, नई पीढ़ी के जीव में विकसित लक्षण, जीव विकास, ठीक है। जैव विकास यानी एक नई पीढ़ी का विकास। और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर भाई, समुद्र में जो कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में लेते थे तो वो क्या है, रसायन संश्लेषी पदार्थ, वो तो आपका हो ही गया। बट यहाँ पे पूछ रहा कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण किससे मिलता है भाई, समजात व अवशेषी अंगों से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मोस्टली स्टूडेंट करेक्ट आंसर लगा रहे हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी, समजात एवं अवशेषी अंगों से। नई पीढ़ी के जीव में विकसित लक्षण होते हैं तो उनकी उत्पत्ति क्या है, भिन्न होती है, लेकिन कार्य समान होते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, समरूप अंग। अंग तो समान है, कार्य समान है उनके, लेकिन उत्पत्ति क्या है उनकी, भिन्न है, ठीक है। उत्पत्ति उनकी भिन्न है, इसलिए उनको समरूप अंग या फिर समजात अंग बोला जाता है, ठीक है। अवशेषी अंग जैसे कि कीट व पक्षियों का उदाहरण हम ले सकते हैं, कीट व पक्षियों का उदाहरण ले सकते हैं। समजात एवं अवशेषी अंग, समजात है, समजात यानी उत्पत्ति क्या है उनकी भिन्न है, बट कार्य उनके समजात है जो अवशेषी अंग है। तो कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण किससे मिलता है, समजात एवं अवशेषी अंगों से। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपका, एकिडना क्या है। एकिडना मैंने आपको बताया था, एकिडना अभी बताया था मैंने। एकिडना क्या है, एक योजक कड़ी है, ठीक है। एकिडना क्या है, एक योजक कड़ी है। एकिडना क्या है भाई, योजक कड़ी है, जो कि स्तनधारी जो अंडे देते हैं उनकी योजक कड़ी है, ठीक है। एकिडना क्या है, स्तनधारियों की योजक कड़ी है। किसकी, स्तनधारियों की, स्तनधारियों की क्या है, योजक कड़ी है। योजक कड़ी है जो कि क्या है, अंडे देते हैं, ठीक है। योजक कड़ी है जो कि क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, योजक कड़ी। अब एकिडना किस कुल का पादप है, एकिडना है वो टैकीग्लोसिडाई कुल का पादप है। कौन से कुल का पादप है, टैकीग्लोसिडाई, ठीक है। टैकीग्लोसिडाई कुल का पादप है। एकिडना किस कुल का पादप है, टैकीग्लोसिडाई, ठीक है।
टैकीग्लोसिडाए कुल का पादप है एकिडना। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या है? एक योजक कड़ी है जो कि स्तनधारी है और अंडे देते हैं, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसकी उत्पत्ति किससे होती है भाई? किससे उत्पत्ति होते हैं ये? किससे उत्पत्ति होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं प्लॉटिपस नामक प्राणी से इसकी उत्पत्ति होती है। एकिडना की उत्पत्ति किससे होती है? एकिडना की उत्पत्ति होती है प्लॉटिपस नामक प्राणी से। कौन से प्राणी से? प्लॉटिपस नामक प्राणी से एकिडना की उत्पत्ति होती है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजक कड़ी। इसकी उत्पत्ति अगर पूछ ली जाए तो प्लॉटिपस नामक प्राणी से इसकी उत्पत्ति होती है। एकिडना कैसा जीव है? स्तनधारी जीव है जो कि क्या देता है? अंडे देता है। एक योजक कड़ी है और ये किस कुल का पादप है? ये किस कुल का पादप है? टैकीग्लोसिडाए कुल का पादप है। अब चलते हैं आपके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ साथियों, बढ़ते हैं आपके आगाज की तरफ, आपके फाइनल क्वेश्चन गोल की तरफ चलते हैं भाई। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था? कौन सा तत्व उपस्थित नहीं था भाई? कार्बन उपस्थित था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मैंने आपको बताया था, बट ऑक्सीजन है उसमें उपस्थित नहीं था। पहले हाइड्रोजन पाया जाता था जल में। जल में क्या हाइड्रोजन उपस्थित था? ऑक्सीजन पहले आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था। आपका राइट आंसर होगा देयर इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन है वो आदिकालीन वातावरण में उपस्थित नहीं था, ठीक है। ऑक्सीजन है वो आदिकालीन वातावरण में उपस्थित नहीं था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बताओ भाई साथियों, आपका राइट आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर बी। अब मेरे को आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। 40 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आपका सही निकला है? 40 में से कितना स्कोर सही निकला है भाई? बताओ कितना स्कोर सही निकला। आप इसी प्रकार से रोज लाइव क्लासेस अटेंड करोगे ना तो आपके 20 में से 20 नंबर दिलाऊंगा भाई। बायो में आपके 20 में से 20 नंबर दिलाने की कोशिश करेंगे। आप रोज लाइव क्लास अटेंड करेंगे। अब कितने क्वेश्चन सही निकले आपके मेरे को स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार। उसके बाद में आप रोज देखिए, जिनके कम स्कोर आ रहा है वो रोज लाइव क्लास लेंगे ना तो आपके एग्जाम तक तो बिल्कुल 20 में से 20 दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना भाई, ठीक है। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो इतना फर्ज तो आपका बनता ही है कि एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी साथी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मेरे को कि आपकी वीडियो थी वो कैसी लगी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके ज़रूर शेयर कर देना भाई, ठीक है। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब देखिए एक 41वां क्वेश्चन 41 क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूं मैं। विकास की विलुप्त कड़ी है। विकास की विलुप्त कड़ी कौन सी है? विकास की फेरिटिमा है, लिमुलस है, पेरिपेटस है, ऑर्कियोप्टेरिस है। विलुप्त कड़ी पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो विकास की जो विलुप्त कड़ी है इसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ कौन सी है। लिमुलस। कौन सी है? लिमुलस वो है विकास की क्या है? विलुप्त कड़ी है। फेरिटिमा। फेरिटिमा कौन सी कड़ी को बोला जाता है? एनालिडा की, जो कि केंचुआ की होती है। एनालिडा, ठीक है। एनालिडा इसमें सम्मिलित है फेरिटिडा में। फेरिटिमा में एनालिडा सम्मिलित है जो कि केंचुआ इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। केंचुआ इसमें आता है। लिमुलस है वो क्या है? विलुप्त कड़ी है। लिमुलस क्या है? विलुप्त कड़ी है। अब लिमुलस में क्या आता है? आर्थ्रोपोडा आते हैं जो कि जीवित जीवाश्म हैं, ठीक है। जो कि आर्थ्रोपोडा आते हैं जो कि जीवाश्म पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। कौन से आते हैं? ऑर्थोपोडा इसमें आते हैं। लिमुलस में क्या आते हैं? ऑर्थोपोडा आते हैं जो कि जीवित जीवाश्म में उपस्थित रहते थे, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका लिमुलस हो जाएगा जो कि विलुप्त हो चुके हैं ऑर्थोपोडा, ठीक है। अब आपकी पेरिपेटस आती है। पेरिपेटस मैंने आपको बता दिया किसकी संयोजक कड़ी है? एनालिडा की और आर्थ्रोपोडा की। पेरिपेटस किसकी? एनालिडा की और आर्थ्रोपोडा की विकास की कड़ी है, ठीक है। इसकी संयोजन कड़ी है। राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब डी और बचा आर्कियोप्टेरिस। तो आर्कियोप्टेरिस सरीसृपों व पक्षियों की कड़ी है, ठीक है, जो कि विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त होने की कड़ी है, ठीक है। सरीसृपों व पक्षियों की आर्कियोप्टेरिस। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा गया है विकास की विलुप्त कड़ी है वो कौन सी है? कौन सी है? लिमुलस, ठीक है। लिमुलस विकास की विलुप्त कड़ी है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों क्वेश्चन मैं आपके लिए देने वाला था, एक क्वेश्चन आपका रह ही गया है, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताया है। अभी तक आपने हमारे ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना साथियों।
देखिए ईमेल आईडी आपको दे ही रखी है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हो। मध्य प्रदेश पीएनएसटी जीएनएम के लिए अंतिम 10 दिनों की आखिरी रणनीति डीबी प्रो एजुकेशन के लिए तैयार कर ली गई है। आपको अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न की तो साथियों ले लेना। ओके, क्वेश्चन बैंक डीबी प्रो एजुकेशन के लिए अंतिम आखिरी रणनीति तैयार की गई है, मात्र 99 रुपये में आपको ये दी जा रही है, जिसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे क्वेश्चन बैंक में। हेल्पलाइन नंबर आपको दिए हैं 78776774 पर मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके आप ये प्राप्त कर लेना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट कवर्ड होंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब ना हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अभी तक लाइक करके कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके शेयर कर देना भाई। ठीक है, चलते हैं फिर करते हैं लाइव क्लास को स्टॉक। आपके 5 चैप्टर वो कंप्लीट हो चुके हैं, बट आज छठा चैप्टर है वो आधा कंप्लीट हो गया। कल आपका छठवां चैप्टर वो भी कंप्लीट करवा देंगे, यानी आपकी जो एग्जाम्स होंगे तब तक आपके पूरे चैप्टर से वो कवर करवा दिए जाएंगे। साथियों आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिए तो ले लेना। ठीक है, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत से बच्चों ने ले लिया। आपको रक्षाबंधन के अवसर पर यह ऑफर दिया जा रहा है मात्र 99 रुपये में साथियों। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिया साथियों ले लेना। बाकी करते हैं लाइव क्लास को स्टॉप। एक बार बता दीजिए मेरे को क्लास कैसी लगी। ठीक है, ऐसे ही महामैराथन क्लास और भी लेके आए क्या आपके लिए। ठीक है, चलते हैं फिर करते हैं लाइव क्लास को स्टॉप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।